हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 9 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है रैम। वो मेमोरी है कंप्यूटर की जिसको मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर मैं लिख देता हूं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, सवाल यह है कि इसको मेन मेमोरी के रूप में जाना क्यों जाता है। कंप्यूटर जो है बेसिकली हमारा ये तीन कंसेप्ट पर चलता है। पहला कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो उसके बाद वो प्रोसेसिंग स्टेट में जाता है और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट वाली स्टेट में मिलता है। कंप्यूटर में चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये तीन वो बेसिक स्टेट हैं जिन पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से आश्रित है। अब देखिए, इनपुट जैसे कि आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर है वो उसे प्रोसेस कर देता है और उसके बाद हमारा मॉनिटर जो है वो उसे एज एन आउटपुट हमें दिखाता है। जब आप इनपुट देते हो तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार अपने कंप्यूटर में ऑन कर दिया, बैकग्राउंड में आपने एक सॉन्ग ऑन कर दिया। मान लीजिए आपने कोई भजन या गाना कोई ऑन कर दिया आपने, ठीक है। साथ में आपने एक गूगल क्रोम खोल दिया एक तरफ और दूसरी तरफ आपने व्हाट्सएप भी खोल रखा है, ठीक है। आपने इस टाइम पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रखे हैं? तीन, एक दो तीन। तो आपने कभी ये सोचा है कि एक ही टाइम पे आप अपने कंप्यूटर पे बैकग्राउंड पे गाने भी सुन पा रहे हो, एक विंडो पे आप क्रोम में कोई वेबसाइट भी देख पा रहे हो और दूसरी विंडो में आप व्हाट्सएप भी चला पा रहे हो? ये सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर पा रहे हो? वो आप रैम की वजह से कर पा रहे हो, क्योंकि आप जो भी इनपुट देते हो तो वो सबसे पहले प्रोसेसर पे जाने से पहले रैम में जाता है। और रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरली होल्ड करने का काम करती है। ध्यान रखें, दूसरी और जो भी मेमोरीज हैं वो परमानेंटली किसी भी चीज को स्टोर करती हैं, डेटा को स्टोर करती हैं, लेकिन रैम की खास बात यह है कि यह केवल टेम्परेरी बेसिस पर ही होल्ड करती है। मतलब जब तक आपका प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है तब तक ये अपने पास उन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगी और जैसे ही आपका प्रोसेसर बंद होगा तुरंत ऑटोमेटिकली ये डेटा को इरेज भी कर देती है। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपकी प्रोसेसिंग के लिए मुख्यतः यूज करी जाती है। इस वजह से इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो रोम है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर बायोस होते हैं। अब सवाल यह है कि बायोस क्या होते हैं। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके पेरीफेरल डिवाइसेस के इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब आपके कंप्यूटर में जितनी भी फिजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और आपका अ, इधर आपका सीपीयू हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इन सब के इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ही बायोस कहलाते हैं। दूसरी तरफ एचवीडी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी की ही तरह ये एक डिस्क फॉर्म में होती है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। बस अंतर ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि सीडी और डीवीडी की बात करें तो उसमें मेमोरी कम आती है। एचवीडी में आप 50 से लेकर 100 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन, क्यों रैम को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा अभियान है जिसको भारत सरकार के द्वारा रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है प्रशासन गांव की ओर। क्या नाम है? प्रशासन गांव की ओर नाम का ये पूरे भारत भर में चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है गुड गवर्नेंस वीक के लिए। गुड गवर्नेंस सप्ताह हम लोग 19 दिसंबर से मनाना चालू करेंगे और 24 दिसंबर तक मनाएंगे। इसके अंतर्गत पूरे भारत भर से 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स चुने गए हैं और वो सभी पूरे भारत भर में जगह जगह पर गांव गांव में जाएंगे और लोगों की शिकायतों का निवारण करेंगे। इसके अंतर्गत लोगों से गांव गांव जाकर ये पूछा जाएगा कि क्या आपके राशन कार्ड प्रॉपरली बन रहे हैं,
अगर राशन कार्ड बन रहे हैं तो आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रॉपरली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, सब्सिडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पेंशन खाते में आ रही है कि नहीं आ रही है, मनरेगा का जो पैसा है वो भी खातों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शिक्षा का जो पैसा है, विधवा पेंशन का योजना का जो पैसा है, इस तरीके की भारत सरकार के द्वारा मुख्यतः चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनका निवारण किया जाएगा। हालांकि बेसिक लेवल पर इसकी शुरुआत परसों के दिन से होने वाली है, 11 दिसंबर से। 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इसको एक प्री वीक के रूप में मनाया जाएगा, और 18 के बाद 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस सप्ताह में इसको पूरे जोर शोर से पूरे भारत में चलाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसका नाम है प्रशासन गांव की ओर नाम की पहल। यह कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो कि यूट्यूब पर लाइव कोर्ट की कार्यवाही का प्रसारण करेंगे? तो यह गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि अब से गुजरात सरकार के जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं, या फिर गुजरात के जुड़े हुए जितने भी हाई कोर्ट के केसेस हैं, उन सब की कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव दिखाई जाएगी, ताकि लोगों को पता लगे कि गुजरात से जुड़े हुए जो केसेस हैं उनमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच रहा है, और लोगों और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। और गुजरात सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से 133 करोड़ की परियोजनाएं भी लॉन्च करी गई हैं गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। गुजरात में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। हाल ही में कौन सा राज्य है जिसके द्वारा मोबाइल वैन लॉन्च करी गई है निक्षय अभियान योजना के अंतर्गत? तो निक्षय अभियान योजना के अंतर्गत मोबाइल वैन लॉन्च करी है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और सुक्खू इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब निक्षय योजना क्या है? देखिए, इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार 100 दिन का कैंपेन चला रही है। कितने दिन का? 100 डेज का कैंपेन चला रही है टीबी से हिमाचल प्रदेश को मुक्त करने के लिए। ध्यान रहे, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने पहले ही लक्ष्य ये ले रखा था 2017 में कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 100 डेज का कैंपेन पूरे भारत भर में चलाया जा रहा है। उसी को सपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नी 6 नाम की ये योजना लॉन्च करी है, जिसमें 100 डेज का ये कैंपेन चलाया जा रहा है, और हिमाचल भर में जगह जगह पर घाटियों में जा जाकर लोगों के चेकअप्स किए जाएंगे टीबी से रिलेटेड, और अगर कोई टीबी से जूझता हुआ पाया गया तो उसके निवारण के भी पूरे समाधान किए जाएंगे। इस योजना के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 2 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त रूप से आवंटित करी गई है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? एसपी शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन भी हिमाचल से ही जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी मक्के के आटे का उत्पादन होता है, अब ये इसको दूसरे राज्यों को और दूसरे देशों को बेचने का काम करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने इसको एक ब्रांड नेम दिया हुआ है। तो इसका ब्रांड नेम है क्या? तो ये जो मक्के का आटा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर उगाया जाता है, इसको नया नाम दिया गया है हिमभोग। क्या नाम दिया गया है? हिमभोग। तो अब दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमभोग की ब्रांडिंग करके मक्के का आटा बेचा जाएगा। इस साल 4,000 कुंटल मक्के के आटे का उत्पादन हुआ है। और बेसिकली अगर देखें तो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। सोलन ने अकेले 1140 कुंटल मक्के के आटे का उत्पादन किया है। दूसरे नंबर पे जो रहा है ये रहा चंबा। चंबा में 810 कुंटल का उत्पादन हुआ है। और तीसरे नंबर पे जो रहा है ये मंडी रहा है। मंडी में 650 कुंटल मक्के के आटे का उत्पादन हुआ है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने इसका उत्पादन किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार पूरे भारत भर में इकलौती ऐसी राज्य सरकार है जो कि सबसे ज्यादा आटे पर और मक्के के आटे पर दोनों पर सब्सिडी देने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो आटे पर मतलब वीट पर जो सब्सिडी देती है, ये 40 रुपए पर कुंटल देती है। और अगर मेज की बात करें, मतलब मक्के के आटे में, तो ये 30 रुपए पर कुंटल देती है, पर केजी 30 रुपए सब्सिडी देती है।
तो 40 रुपए पर केजी नॉर्मल गेहूं के आटे पर, 30 रुपए पर केजी मक्के के आटे पर सब्सिडी देते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। ये दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से दिन? 7 दिसंबर को। पहली बार यह दिवस सन 1944 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी 80th एनिवर्सरी मनाई गई है। 2024 की थीम रही सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। जिस तरीके से पिछले 80 सालों में हमने एविएशन फैसिलिटी को बेहतर बनाया है, उसी तरीके से अगले 80 सालों में भी हमें इसे फ्यूचरिस्टिक रूप में लेकर जाना है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो कैश रिजर्व रेशियो है, जिसको सीआरआर बोलते हैं, इसमें कितने बेसिस पॉइंट की घटोतरी करी गई है? तो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट की घटोतरी करी है सीआरआर में। सीआरआर आपको पता है क्या होता है? हर एक कॉमर्शियल बैंक को, या फिर कॉमर्शियल बैंक की ना भी बात करें, प्राइवेट बैंक की आप बात कर लो, हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट के आधार पर कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है कैश का। उसी को बोलते हैं सीआरआर। तो उसमें 50 बेसिस पॉइंट की घटोतरी कर दी गई है। अब होता क्या है कि जब कोई भी बैंक आरबीआई के पास अपना कुछ परसेंट पैसा रखता है, ठीक है, तो आरबीआई उस पर बैंक को ब्याज भी देता है। तो यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट कम करने का मतलब यह है कि अब आरबीआई की तरफ से वो ब्याज कम मिला करेगा बैंकों को। ओके। दूसरी तरफ जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें जो रेपो रेट है, रेपो रेट में कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं करी गई है। मतलब वो अनचेंज रहा है, जितना पहले था उतना ही है। कितना है? 6.5% रेपो रेट है। आपको पता है रेपो रेट क्या होता है? जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेता है, तो उसे रेपो रेट पर देता है आरबीआई। मतलब कहने का ये, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपए लिया है आरबीआई से आज की डेट में, तो वो रेपो रेट 6.5% के अंतर्गत होगा। मतलब बैंक जब आरबीआई को पैसा लौटाएगा, तो इस 100 रुपए के साथ 6.5% भी लौटाएगा। उसका जितना भी पैसा लिया होगा, उसका 6.5% अतिरिक्त ब्याज भी चुकाएगा आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पिछले साल शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिला था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सोर। सोर का मतलब है सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है सोर का? देखिए, ये पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है, लेकिन इससे पहले दुनिया भर में कई देश इसको लॉन्च कर चुके हैं। जैसे कि ब्रिटेन में, लंदन में इसको बहुत पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। सोर का मतलब यह है कि अब से आने वाले समय में आरबीआई के पास जितना भी पैसा होगा, मान लीजिए आरबीआई के पास इस टाइम पर 100 रुपए है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए किसी दूसरे बैंक को दे रखा है, या फिर 10 रुपए कहीं से उधार के रूप में लेने वाले हैं, ठीक है, तो इन पैसों को हटाकर जितना करंट टाइम पे डिपॉजिट होगा, सिर्फ उसी बेसिस पर कंसीडर की जाएगी उस बैंक की वैल्यू। तो ये निश्चित करेगा सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। तो आज के टाइम पर अब से जब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, फिलहाल तो आरबीआई ने इसका प्रस्ताव रखा हुआ है, जब केंद्र सरकार इसको अप्रूवल दे देगी, तब से ये हो जाएगा कि बैंकों की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी की बैंकों के पास पैसा होगा उस टाइम पर, जितने की एसेट होगी। ऐसा नहीं कि बैंक ने आज की डेट में मान लीजिए $50 मिलियन का लोन लिया है किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से या वर्ल्ड बैंक से, तो उसको भी जोड़ लिया जाए। नहीं, इनको नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ बैंक की वैल्यू उनकी एसेट और डिपॉजिट के रूप में ही आंकी जाएगी। शुद्ध तौर पर इसका ये मतलब है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इसको लॉन्च कर चुके हैं। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ऊर्जा वीर योजना की शुरुआत होने जा रही है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर इस टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा एक नई योजना लॉन्च करी जा रही है जिसका नाम है ऊर्जा वीर योजना। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रीशियन लाइन में हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के इलेक्ट्रीशियन हैं, उनको एक पोर्टल के अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा, और साथ में केंद्र सरकार की तरफ से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि वो किस तरीके से
अप टू द मार्क अपना काम कर सकें। ऊर्जावीर वो लोग कहलाएंगे जो कि इलेक्ट्रीशियंस होंगे। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो पूरे भारत भर में जो इलेक्ट्रीशियंस हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है या डिग्री करी हुई है इलेक्ट्रिक्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एज एन इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा इसके अंतर्गत, और उससे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जैसे अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी ना आज की डेट में, जो कि 4 साल की सर्विस के लिए सेना में जाते हैं उनको अग्निवीर बोला जाता है, उसी तरीके से अब ये जो इलेक्ट्रीशियन होंगे जिनको केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी उनको ऊर्जावीर बोला जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना पक्षी, या फिर आप बोल सकते हो सबसे वृद्ध पक्षी, जो कि 74 साल का है, और इसका नाम है विजडम। क्या नाम है? विजडम। तो इसने अभी हाल ही में 4 साल के गैप के बाद एक अंडा। विजडम कौन सा पक्षी है? ईगल, पेगविन, लेसन एल्बर्टस या फिर तोता? तो ये है लेसन एल्बर्टस। लेसन एल्बर्टस एक अनोखे पक्षी की प्रजाति है, और बेसिकली ये अमेरिकी रीजन में पाया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो लाइफ स्पैन है ये ऑन एन एवरेज 68 ईयर का होता है। मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो लेसन एल्बर्टस ये जो पक्षी है ये 68 वर्ष जीता है, एवरेज अगर देखें तो। लेकिन ये जो पक्षी है ये 74 वर्ष का हो चुका है। पिछले 4 सालों से इसने कोई भी अंडे नहीं दिए थे, इस बार इसने एक अंडा दिया है। इसकी एक और खास बात है कि ये एक साल में सिर्फ एक ही अंडा देता है, और अमेरिकी सरकार लगातार इसको ट्रैक करती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1956 से लेकर आज तक अमेरिकी सरकार इसको ट्रैक कर रही है लगातार, और 56 से लेकर आज तक करीब इसने 60 अंडे दिए हैं, जिसमें से 30 अंडे से बच्चे बनते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने कैमरे में भी कैद किया हुआ है इसे। तो इस बार इसने एक अंडा दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इसके हाथ में यहाँ पर यूएस का फ्लैग भी लगाया हुआ है अमेरिकी सरकार ने। तो लेसन एल्बर्टस इसका नाम आप ध्यान रखें, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि लेसन एल्बर्टस न्यूज में था, ये है क्या? तो ध्यान रखें ये एक पक्षी है जिसकी बात हो रही है। इस बार बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बार बीएसएफ फाउंडेशन डे की जो परेड है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह करेंगे। तो इसका जो इस बार उद्घाटन है ये किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में करी गई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इससे पहले अगर बात करें तो 7 तारीख को, 7 दिसंबर को अभी आर्म्ड फोर्सेस वेलोर डे भी मनाया गया है। तो उसका भी उद्घाटन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ही किया गया है। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कौन से संस्थान के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एम्पावर करने का काम करेंगे? तो इन्होंने डिकी के साथ पैक्ट साइन किया है। डिकी का मतलब है दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि ऐसे दलित वर्ग जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में ऐसी दलित फैमिलीज जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आना चाहती हैं, मतलब अपना खुद का व्यापार करना चाहती हैं नए आइडियाज के साथ, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 1994 में करी गई थी, और 1994 से लेकर आज तक इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में 24 लाख दलित फैमिलीज को फायदा मिल चुका है। 24 लाख दलित फैमिलीज जो हैं इनके लिए केंद्र सरकार 9,000 करोड़ की धनराशि अभी तक खर्च चुकी है। आगे आने वाले समय में इसके लिए बजट और भी बढ़ाने का प्रावधान है। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी नई दिल्ली में ही स्टैब्लिश्ड है। इसका उद्घाटन किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। किरण रिजिजू इस टाइम पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस टाइम पर सेफ 50 कोड लगाकर आप मेरे किसी भी बैच में फ्लैट 50% का ऑफ ले सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, 2025 में वैकेंसीज आपको पता ही है भर भर के हैं। जीएस जीके के लिए जिसमें हर किसी की नैया डूबती है, आप मेरा जीएस जीके के फाउंडेशन बैच से पूरी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, और साथ में अपना टाइम भी बचा सकते हैं।
इस बैच में कंप्यूटर आपको अतिरिक्त रूप से पूरा कवर मिलेगा और पिछले 5 सालों के PYQs भी कवर हैं। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मुझे पता है, आप अगर दिल्ली, बिहार, हरियाणा, यूपी इन राज्यों में आकर अगर पढ़ते हैं तो आपको हिंदी वाली भाषा से समस्या भी होती है। तो आप भले ही किसी राज्य से बिलोंग करते हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ। आप इस बैच से बहुत ही आसानी से समय को बचाकर घर बैठे अपनी पूरी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए भारी है। सीजीएल का या पूरे एसएससी का कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है। अगर आज की डेट से हम सीजीएल के लिए देखें तो 6 महीने से भी कम बचे हुए हैं। उसके बाद लगातार सीएचएसएल भी लगा है, एमटीएस भी 2025 का लगा है। तो समय बिल्कुल भी ज़ाया ना करिए, क्योंकि एक एक दिन बीत रहा है और आखिरकार जब 1-2 महीने बचेंगे तब ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस टाइम पर सबसे बेहतर समय है, अपने समय का उपयोग करें और पहले सिलेबस कवर करें और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हाल ही में फिकी एफएलओ के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में ऑल वुमेन जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वीएफएलओ। क्या नाम है? वीएफएलओ। अब ये जो जॉब पोर्टल है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में ऐसी महिलाएं जो कि खुद का व्यापार करना चाहती हैं या फिर खुद अपनी तरफ से कोई बिजनेस आइडिया रखती हैं, उनको इस जॉब पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा और साथ में सरकार की तरफ से जो रोजगार के संसाधन है वो उन्हें दिए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से कोई भी अगर महिला जॉब करना चाहती हैं भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत, तो वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकती हैं, जिसका नाम है वीएफएलओ। वो जब रजिस्टर करेंगे तो उनके राज्य में और उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उन्हें डायरेक्टली मैसेज जाएगा और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डायरेक्टली वहीं से उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फिकी की स्थापना सन 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और फिकी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे अनीश शाह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनीश शाह। मैंने आपको बता ही दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनटीपीसी का अगर आपने एग्जाम भरा है तो इसका स्पेशल बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्टली ये बैच परचेज कर सकते हैं। मैथ्स, पूरी जीएस, जनरल साइंस कंप्लीट और रीजनिंग, ये सब कुछ इस बैच में कवर है। फीस जितनी भी है वो इस टाइम पर फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी सिर्फ 50 कोड लगाते ही। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरे और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप मुझसे सिर्फ हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ओनली ज्योग्राफी, इस तरीके के बैचेस में भी पढ़ सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे। कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता चलाया था। ये जो प्रोजेक्ट चीता है, ये कौन से देश से एसोसिएटेड है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।